Today we will discuss about the characteristics of childhood. बाल्यावस्था की जो विकासात्मक विशेषताएं हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता रहती है। शैशवावस्था में ये जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था, लेकिन बाल्यावस्था की स्टेज जब आती है तो विकास की गति जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। विकास जो है वो स्थिरता आ जाती है विकास में, और निसंदेह जो है बालक का जो मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ हैं उनको दृढ़ता प्रदान करती है। ये स्थिरता, उनकी चंचलता कम होने लगती है, वो परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं, मैच्योरिटी की ओर एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, है ना। वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहते हैं, बड़े लोगों की तरह वो बिहेव करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी आ चुकी होती है उनके फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो उसमें भी ग्रोथ होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। जो बाल्यावस्था के दौरान बालक हैं उनकी विभिन्न मानसिक योग्यताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। बालक की जो संवेदनशीलता है, जो जिज्ञासा है, प्रत्यक्षीकरण है, स्मरण करने की शक्ति है, उनकी जो सृजनात्मकता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी उनकी मेमोराइजेशन पावर जो है, इन सारी चीज़ों में, उनकी जो रीजनिंग पावर है, इन सारी चीज़ों में इनकी जो योग्यताएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है, ठीक। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की प्रबलता रहती है, बहुत ही तीव्र होती है यहाँ पर जिज्ञासा की प्रबलता। वो ऐसी किसी भी वस्तु के बारे में अगर संपर्क में आता है, जिस वस्तु के बारे में उसे नहीं पता है, तो वो उस वस्तु के बारे में तरह तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। शैशवावस्था में भी ये चीज़ थी। शैशवावस्था में भी बालक द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन वो बहुत ही साधारण से प्रश्न होते थे, सिंपल से प्रश्न होते थे। जैसे उनके सामने अगर कोई वस्तु है तो वो सिंपल सा पूछेंगे कि भाई ये क्या है, उनको बता दो कि ये है, ठीक है। उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाल्यावस्था में ये क्या है, ये क्यों आया, ये कब आया, ये कैसे आया, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या मेरिट हैं, क्या डीमेरिट हैं, वो जो कॉज इफ़ेक्ट रिलेशन होता है, कार्य और कारण का जो संबंध होता है, वो उसको समझना चाहते हैं। ये बाल्यावस्था है भाई, एक स्टेज आगे है बच्चा, 6 साल से अबव का बच्चा है हमारा, है ना। तो 6 साल में बच्चा बड़ा होता है, उसको सारी चीज़ें जाननी होती हैं, कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, कब हमें इसका वर्क करना है। तो जिज्ञासा की प्रबलता बहुत ही ज़्यादा होती है। सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता की भावना जो है वो आने लगती है। जैसे शैशवावस्था में बालक जो होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है किसी अन्य पर, जो उसके आसपास के लोग हैं, माता पिता हैं, फैमिली हैं, उन पर डिपेंड रहता है, ठीक है। और जो अपने निजी कार्य होते हैं, है ना, जैसे दांत साफ़ करना, नहाना धोना, वॉशरूम जाना, कपड़े पहनना, इन सब के लिए वो डिपेंड रहता था। लेकिन बाल्यावस्था में वो आत्मनिर्भर बन जाता है, ये सब काम वो खुद करने लगता है, खुद तैयार होने लगता है, खुद अपने सारे काम करने लगता है। तो इससे बालक में आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है, उनमें जो है वो समर्थता की भावना का विकास होने लगता है। वो अधिक से अधिक कार्यों को स्वयं करने लगते हैं, स्वयं करना सीखने लगते हैं, और धीरे धीरे वो सारे कार्य खुद करने लगते हैं, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट, रचनात्मक कार्यों में रुचि, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं उनमें रुचि आने लगती है। जैसे लड़के जो हैं वो बगीचे में काम करना, लकड़ी, कागज़ या अन्य किसी वस्तु से कुछ खेल खेलना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, उनको करने में उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। इसके बाद जो है लड़कियां हैं वो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रसोई, इन सब से संबंधित कार्यों को करने में रुचि लेने लगती हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन इंस्टिंक्ट, उनमें जो है संग्रह की प्रवृत्ति आने लगती है। बाल्यावस्था में जो बालक तथा बालिकाएं हैं उनमें वस्तुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति इस टाइम से आने लगती है, ठीक है। जैसे कांच की गोलियां, डिब्बे, छोटी छोटी चीज़ें, कलपुर्जे, कुछ भी, माचिस की डिब्बी, जो उनको मिलता है वो उसको कलेक्ट करने लगते हैं, उनमें संग्रह करने में उनको मज़ा आने लगता है, संग्रह करने में वो विशेष रुचि लेते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं वो जैसे खिलौने, गुड़िया, कपड़े, छोटी छोटी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का संग्रह करने लगती हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में आते हैं ये सारी चीज़ें उनमें होने लगती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता आ जाती है। जो ग्रीक एडनेसेस का मतलब ये है कि
जो बालक और बालिकाएं हैं उनमें सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। वो अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालक बालिकाओं के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, है ना। और उनकी जो रुचि होती है वो सामूहिक क्रियाकलापों में अधिक होती है, सामूहिक खेल में अधिक होती है। इस अवस्था में बालक प्रायः किसी न किसी रूप से अस्थायी समूह का सदस्य बन जाता है तथा उस समूह के सभी सदस्यों के साथ मिलकर वो हर तरीके के गेम खेलना चाहता है, उनके साथ रहकर जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं वो करना चाहता है। तो सामूहिक प्रवृत्ति की जो भावना है, यानी ग्रीगेरियसनेस की जो भावना है, वो यहाँ पर बहुत ही तीव्र होती है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी, मतलब बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब है, एक होता है अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है। तो जो शैशवावस्था में शिशु होता है वो अंतर्मुखी होता है, एकांत प्रिय होता है, केवल अपने में ही इंटरेस्ट लेता है। लेकिन बाल्यावस्था में बालक धीरे धीरे बहिर्मुखी होने लगता है, वो बाह्य जगत में रुचि लेने लगता है, अन्य व्यक्ति क्या कार्य कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगता है। उसके बाद है ग्रुप गेम्स, है ना। उसका जो इंटरेस्ट होता है वो ग्रुप गेम्स में आ जाता है। जो भी, यह भी हमने आपको ऊपर भी बताया, सामूहिक प्रवृत्ति की जो प्रबलता की भावना है कि बालक जो है वो स्थायी रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है और उन्हीं के साथ मिलकर खेल खेलना या जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं वो साथ में करना चाहता है। इसके बाद है सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये भी हमने आपको बताया कि जैसे फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है उसमें स्थिरता आ जाती है, लेकिन जब उसमें स्थिरता आ जाती है फिर अब बालक समाज में आ गया है, तो वो समाज के लोगों के साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, विद्यालय में जाने लगा है, तो उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित रहता है। उसने कोई ऐसा काम किया जिससे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया बहुत, तो वो अच्छी चीज़ें सीखता है ना। तो जो भी वो व्यवहार करता है वो सामने वाले की प्रशंसा और निंदा के आधार पर करता है। इस तरीके से उसके अंदर सोशल और मॉरल क्वालिटीज़ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है कि जो मनोविश्लेषणवादी हैं वो ये कहते हैं कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो स्वप्रेम, मातृ और पितृ विरोधी काम ग्रंथियाँ जो होती हैं ये लगभग समाप्त हो जाती हैं। तो वो अपना अधिकांश समय जो है वो खेलने कूदने, मस्ती करने, पढ़ने, इन सब सम मतलब कार्यों में व्यतीत करने लगते हैं। तो इस समय उनके अंदर जो काम प्रवृत्ति की भावना है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है या फिर हम ये कह सकते हैं कि न्यून हो जाती है। ठीक। इसके बाद अब अगला है नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। जैसे हमने नेचर ऑफ एजुकेशन इन इन्फेंसी पढ़ा था कि जो शैशवावस्था की स्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग, उन बच्चों के अकॉर्डिंग या उस स्टेज के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसी तरीके से बाल्यावस्था में भी वही चीज़ है कि वो कैसी होनी चाहिए। तो अटेंशन ऑन द फिज़िकल डेवलपमेंट, जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बालक के शारीरिक विकास पर उचित ध्यान दिया जाए और बालक को स्वस्थ बनाए रखा जाए। तो स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनका जो न्यूट्रिशन है, जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और बालक को क्रियाशील बनाए रखने के लिए विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। खेल कूद होता है, गेम्स पीरियड होता है, योगा पीरियड होता है, एक्सरसाइज कराई जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर स्कूल में जोर दिया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक। इसके बाद बात आती है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो अब सभी को पता है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है ना, बच्चे के अकॉर्डिंग है। तो शारीरिक दंड और ये सब बातें तो बहुत ही पीछे छूट गई, अब तो बिल्कुल भी नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं है शारीरिक दंड। तो इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनके लिए सहयोग, प्रेम, सहानुभूति पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, शारीरिक दंड बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और बेसिकली जो भी शिक्षा दी जानी चाहिए वो उनको समझ कर उनके अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, जिस तरीके का बालक है, जो भी चीज़ें हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, बाल मनोविज्ञान है, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है, उसका मतलब ही यही आपकी
टीचिंग उसमें ये सब्जेक्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि आप एक टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तब आप नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे के साथ किस तरीके से डील करना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अटेंशन ऑन द लैंग्वेज, भाषा के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में ही जो है वो उसकी पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की वृद्धि के लिए वार्तालाप करते हैं, कहानी सुनाते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ाते हैं, उनको स्टोरीज़ बुक देते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए वो करते हैं, पोइट्री। तो ये सारी चीज़ें अधिक से अधिक करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो स्कूलों में इसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स इसीलिए कराए जाते हैं, जो डिबेट है, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन है, आपका जो वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण देना, कविता पाठ करना, ये सारी चीज़ें इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं ताकि बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद सिलेबस कैसा होना चाहिए, तो जो पाठ्य सामग्री है वो उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप और रोचक होनी चाहिए, है ना। जैसे भी बालक हैं उनकी रुचि में विभिन्नताएं होती हैं, वो क्योंकि हर बालक अलग अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग जो विभिन्नताएं, परिवर्तनशीलता है, वो सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद है एजुकेशन मेथड कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो आप चाइल्डहुड में बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन मेथड, बेसिक प्रोजेक्ट, खेल कूद विधि, हम इसी तरीके से कोशिश करते हैं, प्लेवे मेथड के द्वारा बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट भी यही है, एजुकेशन बाय वर्क एंड प्ले, है ना। उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सिलेबस डालकर या लेक्चर मेथड या एक्सप्लेनेशन मेथड से तो नहीं पढ़ाते हैं, हम प्लेवे मेथड और इन सारी तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। खेल कूद, क्रियाशीलता, है ना, कि बालकों की जो शिक्षा है उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो खेल क्रिया के द्वारा बालक जो है वो सरलता से, सहजता से, उत्साह से, है ना, प्रसन्नता से वो नई चीज़ें सीख लेता है, उसे बर्डन भी नहीं लगता है और वो खेल कूद में सीखता भी जाता है। लेकिन अगर आप उसे बैठाल कर सिखाएंगे लेक्चर मेथड से, एक्सप्लेनेशन मेथड से, तो वो चीज़ उसके लिए टफ़ हो जाएगी, फिर वो चीज़ सीख पाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। अटेंशन ऑन द मेंटल कंडीशन, मेंटल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि मानसिक विकास जो है वो बहुत ही यथासंभव कभी हो सकता है जब उचित वातावरण हो। ठीक है, तो घर तथा विद्यालय में उनके आसपास ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे जो मानसिक योग्यताएं हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, मेमोरी, कल्पना करना, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, थिंकिंग, है ना, ये सारी चीज़ें जो है इनका अधिकतम विकास हो सके, है ना, डिस्कशन कर सकें, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अटेंशन ऑन द इमोशनल एक्सप्रेशंस, इमोशनल एक्सप्रेशंस यानी यहाँ पर संवेगों की बात हो रही है कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सांवेगिक विकास है बालक का, बाल्यावस्था में जो सांवेगिक विकास है, जैसे कि हम शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया भी है ये बात बार बार कि सारे विकास जो होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो अगर आप एक चीज़ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो अन्य गुणों का भी विकास होता है, उस पर भी फोकस किया जाता है। उनके अंदर इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने खुलकर बता सकें, आपको वो सारी चीज़ें, उनकी प्रतिक्रियाएं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनकी कब वो जेलसी हैं, कब वो नफ़रत कर रहे हैं, कब उनके अंदर लव है, कब उनके अंदर दया की भावना, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर लेना चाहिए बच्चे को। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस कर पाए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इनकरेज द टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, उसकी जो जिज्ञासा वाली बात थी ना, उसको और वो प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें नई नई चीज़ें जानने के लिए बहुत सारी प्रश्न पूछेगा, और जैसे जितना ज़्यादा वो प्रश्न पूछेगा जिज्ञासा से भरे, उतना ज़्यादा उसे नया नॉलेज मिलेगा, नई नई चीज़ें वो जानेगा। तो कभी भी जब वो प्रश्न पूछे, उसका अगर उत्तर आपको नहीं आता है या चीज़ें नहीं पता हैं तो गलत मत बताएं, उसको सही बताएं, और उसके इस पूछने की जो आदत है, जो प्रश्न पूछने का जो ये है, इसको बनाए रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, उसको मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए।
ठीक है, उसके जो क्रिएटिव इंस्ट्रक्शन, जो उसकी सृजनात्मक क्षमता है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रचनात्मक कार्य जो है, जैसे कोई बच्चा है वो मिट्टी के बर्तन बनाए ले रहा है, कागज़ या दफ्ती से अन्य तरीके की वस्तुएं बनाए ले रहा है, जैसे लड़कियां हैं वो सिलाई कढ़ाई, तो ये जो रचनात्मक कार्य है इसकी भी ये अवस्था होती है, तो यहाँ पर इसका भी विकास किया जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में बालक को कभी भी इन चीज़ों की, मतलब जैसे बहुत से लोग हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्पेशली सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो अर्निंग के लिए ही सही, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर बालक में रचनात्मक क्षमता है तो उसकी क्षमता को बढ़ाएं, है ना। वो जो चीज़ में एक्सपर्ट है, जो जो क्रियाकलाप, जो एक्टिविटी वो कर लेता है, जो क्रिएटिविटी वो कर लेता है, जिस तरीके से वो लकड़ी का या कागज़ दफ्ती का प्रयोग करके जो भी चीज़ें बना सकता है, तो उस चीज़ के लिए उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए। जैसे आगे चलकर जैसे लड़कियों को होम साइंस और क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं ना, तो ये बाल्यावस्था में इस चीज़ का भी, ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके बाद है इनकरेज द टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन, है ना। तो बालक के अंदर संग्रह प्रवृत्ति, ये बात भी हम बता चुके हैं कि वो उसके अंदर शिक्षा, क्योंकि हम यहाँ पर नेचर ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की आदत होती है, बहुत सारी जैसे टिकट्स हैं, कॉइन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, अलग अलग तरीके की पत्तियाँ उसने कलेक्ट करी, अलग अलग तरीके की उसने नॉवेल्स कलेक्ट करी, तो जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो उसमें बालक में टेंडेंसी होती है इन चीज़ों को कलेक्ट करने की। तो ये भी होना चाहिए कि वो इंस्पायर करें जो टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ के लिए कि वो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें कलेक्ट करें और उनके बारे में जाने, है ना। जैसे कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी है, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें अगर कलेक्ट करेगा, उनके बारे में जानकारी हासिल करेगा, तो उसका नॉलेज क्या होगा, इन्हेंस होगा, बढ़ेगा, वो और ज़्यादा चीज़ें जान पाएगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ कम्युनिटी टेंडेंसी, सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉमोडिटी टेंडेंसी में सिर्फ इतनी सी बात है कि जब जो टेंडेंसी होती है बच्चों में, है ना, जैसे ही डज़ नॉट लाइक टू लिव अलोन, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपनी चाहता है, कम्युनिटी में रहना चाहता है, लोगों के साथ रहना चाहता है, सामाजिक क्रियाएं करना चाहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है ना। तो इसके लिए क्या है, जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्कूल में स्काउट गाइड और ये सब कराया जाता है, ताकि बच्चा जो है वो उन गेम्स में, जो कम्युनिटी गेम्स होते हैं, जो कम्युनिटी एक्टिविटी गेम्स होते हैं, वो अरेंज कराए जाने चाहिए। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि उसका जो मतलब विकास है वो इस तरीके से हो कि वो इन सामुदायिक प्रवृत्ति की भावना उसके अंदर विकसित हो सके, ताकि वो सामुदायिकता की भावना उसके अंदर आ सके अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट्री सिलेबस एक्टिविटी, तो बहुत सारी जो आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ फंक्शंस होते हैं, तो उसमें यही सब तो कराया जाता है। जिस बच्चे के अंदर जो भी चीज़ एबिलिटी होती है वो उस चीज़ को स्टेज पर आकर दिखाता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, जो सोशलाइजेशन है यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि जो शिक्षा का स्वरूप है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि बालक के अंदर सोशल क्वालिटीज़ डेवलप हो सकें, बालक का सामाजिकरण हो सके, है ना। और स्कूल में ही ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कराई जाती हैं, जिससे बालक के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, कोऑपरेशन, सिंपैथी, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है मॉरल एजुकेशन, तो मॉरल एजुकेशन में जो है वो भी बाल्यावस्था में आ जाती है। शैशवावस्था में हमने आपको बताया था, छोटे बच्चे के लिए मॉरल एजुकेशन, है ना, बेसिक मतलब बहुत कम होता है, लेकिन 3 साल के बाद अगर हम बात करें तो मॉरल एजुकेशन, कोई आ रहा है तो किस तरीके से बिहेव करना है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, जो रूल्स हैं, इन सारी चीज़ों का स्वरूप वो भी ध्यान में रखा जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें जो अभी तक हमने आपको पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ों का एक मर्ज है कि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि उसका जो मानसिक विकास है जो वो उचित तरीके से हो सके, जो एजुकेशन है वो
किस तरीके की होनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे गेम्स कराए जाने चाहिए जो कम्युनिटी बेस्ड हो, सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना, बच्चों को मोटिवेट करना कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। बहुत तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, जिससे उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। और टीचर शुड इनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस। उनको क्या करना चाहिए, उनकी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है उसको शांत करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, जिससे उनके बारे में जो भी वो जानना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि बाल्यावस्था में जो बालक है, बालक की जो बाल्यावस्था है उसका जो विकास है वो उचित ढंग से हो सके। जितने भी डेवलपमेंट हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सभी का विकास उचित रूप से किया जा सके। तभी जब वो अगली स्टेज पर पहुँचेगा, एडोलसेंस की स्टेज पर पहुँचेगा, थोड़ा सा और मैच्योर हो चुका होगा और ज़्यादा चीज़ें समझने की क्षमता उसके अंदर आ चुकी होगी। इसी तरीके से कर कर वो अगली स्टेज पर पहुँचेगा। तो इसी के साथ बाल्यावस्था ख़त्म हो रही है, ठीक। नेक्स्ट आपको एडोलसेंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।